नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इतिहास के अगली श्रेणी में, अगली सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। हम मुग़ल साम्राज्य शुरू कर चुके हैं दोस्तों। हम एक एक करके हर मुग़ल शासक को हम डिटेल से जान रहे हैं। तो दोस्तों, इस कड़ी में आज हम बात करेंगे अकबर। मुग़ल कालीन शासकों की अगर बात करें तो मुग़ल काल को अगर एक चरम पे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में किसी का हाथ रहा तो उसका नाम था अकबर। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। हमने बोला था कि जब 1541 में हुमायूं जो है पीर बाबा के पास गया तो उसकी बेटी थी हमीदा बानो बेगम, और इसी से एक बेटा हुआ अकबर। और उन्होंने उसका नाम बचपन में रखा था जलाल, बाद में वो अकबर बना तो जलाल, हुमायूं ने उसका नाम जलाल रखा। और 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ। किनका? अकबर का जन्म हुआ। और हुआ भारत पे अशोक के बाद एक महान शासक का जन्म हुआ। जिस तरह अशोक ने पूरे संपूर्ण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बर्मा वाले क्षेत्रों को पूरी तरह से कब्जा करके रखा हुआ था दोस्तों। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, नीचे श्रीलंका, इधर नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी भारत के अंग थे। कब दोस्तों? जब अशोक शासन में था। और इसके बाद भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंटते चला गया। भारत अफगानिस्तान में, बर्मा में, नेपाल में, भूटान में टूटा, और आज़ादी के समय पाकिस्तान, बांग्लादेश में। इसीलिए दोस्तों, जब अकबर गद्दी पे बैठा, इसके बाद अकबर ने एक के बाद एक सभी छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत के एकत्रित भारत का निर्माण किया, विस्तृत भारत का निर्माण किया। और वह गद्दी पे बैठा महज 14 साल की उम्र में। और नाम क्या था दोस्तों? गद्दी पे बैठते समय बेचारे का नाम बहुत बड़ा था यार, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। इतना बड़ा नाम लेके बेटा बैठ गया गद्दी पे। कितने साल की उम्र में दोस्तों? महज 14 साल की उम्र में, जन्म से, यानी 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हुई दीनपनाह नगर में, तब यह गद्दी पे बैठा। और हुमायूं ने बैरम खान को अकबर का संरक्षण बना के रखा हुआ था। अकबर को कोई छू ना पाया। उसका रीजन था खान बाबा। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। यह पूछा जाता है अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान। और 1561 ईस्वी में मुहम्मद खान ने इसकी हत्या कर दी पाटन गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो अकबर गद्दी पे बैठने के बाद एक युद्ध करता रहा। और लगभग 1601 तक ये अपना युद्ध अभियान चलाता रहा और 1605 तक गद्दी पे बैठा रहा। इनकी जो महत्वपूर्ण लड़ाई शुरुआत हुई, पहली ही लड़ाई गद्दी पे बैठने के साथ ही 1556 ईस्वी में दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई बाबर के बाद, याद रखिएगा, 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ और अकबर इसमें विजयी हुआ। और यहाँ से शुरू होता है भारत के एक और महान सम्राट अशोक का। सम्राट बोल रहे हैं दोस्तों। जब एक विस्तृत क्षेत्र पर किसी राजा का आधिपत्य होता है, एक विशाल क्षेत्र को राजा जीत लेता है, तब वह राजा से सम्राट बनता है। और यहाँ पर अकबर को सम्राट कहा है इतिहासकारों ने। तो अब अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और युद्धों को हम जानते हैं।
अकबर ने दोस्तों साम्राज्य विस्तार के लिए 1561 से लेके 1601 तक 40 वर्षों में बहुत सारे करीब 20 से भी ज़्यादा युद्ध किए। और अकबर के जो शासक थे अमर सिंह, मान सिंह, बहुत सारे शासक सेनापति जो अकबर के शासन में थे वो सभी इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे जो अकबर को विजयी रखने में बहुत मददगार किए। आसफ खां, ये सभी नाम हैं। दोस्तों आपको अकबर के सारे युद्ध नहीं याद रखने हैं। अकबर का पहला युद्ध 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध ये याद रखना है किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। हम इधर लिख दे क्या, जिसके बारे में पूछा जाता है हम वो लिख रहे हैं। दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों मालवा का युद्ध, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों अकबर का दूसरा प्रसिद्ध युद्ध हुआ या अकबर का भारत विजय अभियान शुरू हुआ मालवा युद्ध से। कब, 1561 ईस्वी में। और अकबर ने लड़ा, उस समय मालवा के शासक थे बाज बहादुर। आपको सभी युद्ध नहीं रखने हैं याद। अकबर, बाज बहादुर, सभी में अकबर जीता। बाज बहादुर, अकबर ने छोटे छोटे सभी राजाओं को हराया। अकबर एक एक करके भारत को एकत्रित करना शुरू कर दिया। दोस्तों इसके बाद आपको कुछ और छोटे छोटे युद्धों के बाद 1568 और 1576 इन 2 सालों में अकबर ने युद्ध लड़ा मेवाड़। एक बार तो वो अपने सेनापति को भेजा, लेकिन 76 में खुद लड़ा। और आपको यह याद रखना है अकबर लड़ा था किससे, वीर महाराणा प्रताप से। मेवाड़ के सबसे दृढ़, शक्तिशाली और एकदम संकल्प रुद्र महाराणा प्रताप से। इसे रुद्र के समान एकदम क्या बोलते हैं उसको, मतलब युद्ध कौशल में महाराणा प्रताप जो है बहुत शक्तिशाली थे। हाँ कि अकबर विजयी रहा, महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन महाराणा प्रताप की कौशल, महाराणा प्रताप के आत्मविश्वास के सामने अकबर बहुत छोटा था। अकबर कुछ नहीं था। महाराणा प्रताप को बहुत वीर शासक माना जाता है। और यह युद्ध हुआ 1576 में। दोस्तों युद्ध याद रखिएगा, वह था मेवाड़ में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें अकबर ने खुद आके लड़ा। दोस्तों जब मेवाड़ में 1568 में अकबर विजयी होने के लिए चला तो वह स्वयं नहीं गया, उसने किसे भेज दिया, उसने भेजा दोस्तों 1568 ईस्वी में उदय सिंह को। लेकिन जब उदय सिंह जीत तो गया, लेकिन अकबर पुनः 1576 में मेवाड़ में महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ में एकदम शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे और मेवाड़ के लिए अंतिम सांस तक लड़े। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। 1597 में और 76 में लड़ा उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद दोस्तों आता है 1571 या इम्पोर्टेंट युद्ध हम लिख रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको मील का पत्थर बोला जाए तो अकबर ने गुजरात विजय जब किया, हम आपको स्वतंत्र राज्य में जब गुजरात था तभी हम आपको गुजरात में बोले थे मुजफ्फर खां तृतीय के बारे में। नाम याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको केवल गुजरात विजय याद रखना है। इम्पोर्टेंट युद्ध में अगर कभी पूछा जाए तो हम इम्पोर्टेंट युद्ध ही पूछ रहे हैं। यहाँ से अकबर आपको क्या कहते हैं, सम्राट के रूप में उभर के आया। गुजरात विजय अकबर के सबसे बड़े विजयों में एक थी। अगर वैसा माना जाता है कि जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया। 1571 में गुजरात विजय हुआ। इसके बाद दोस्तों 2 युद्ध हुए आपको 1586 और 1595। दोस्तों 1595 में उन्होंने कंधार और 1586 में कश्मीर। ये दोनों इम्पोर्टेंट युद्ध है। राजा का नाम जरूरी नहीं है, वैसे पूछा जाएगा तो आप कश्मीर इंडिविजुअल हम पढ़ा चुके हैं, जहां हमने कहा था कि कश्मीर में उस समय दोस्तों याकूब खां का शासन हुआ करता था जब अकबर कश्मीर विजयी किया। और दोस्तों इसके जस्ट बाद छोटे छोटे युद्धों के बाद एक युद्ध हुआ 1601 में
असीरगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध। ये दोस्तों इतने सारे युद्ध जो अकबर में, बहुत सारे युद्ध हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, बंगाल है, बिहार है, और भी छोटे छोटे क्षेत्र है, जिसमें आपको यह याद रखना है असीरगढ़ का युद्ध अंतिम युद्ध था, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। अंतिम युद्ध अभियान बोल दो, यहाँ अकबर आके बस कर गया, बोला ना। जब गुजरात विजय करने गया था ना दोस्तों, तो सबसे पहले पुर्तगाली से अकबर यहीं मिला, सबसे पहले समुद्र भी अकबर यहीं देखा, सबसे पहले नमक भी दोस्तों बनाने के विधि को अकबर ने यहीं जाना। कहाँ? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जब वो गया, और सबसे पहले ही उन्होंने वहाँ जाके प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी किए, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, हम ये बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में गुजरात विजय पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 1601 में असीरगढ़ का युद्ध जो अकबर का अंतिम युद्ध अभियान था। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक उत्थान, या अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, अकबर के महत्व पूर्ण कार्य। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट है फतेहपुर सिकरी और यहाँ स्थापित बुलंद दरवाज़ा, दीन ए इलाही की शुरुआत और मुग़लों की फारसी भाषा। ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। दास प्रथा का अंत भी आप इम्पोर्टेंट मान के चलो। अगर दास प्रथा के अंत की बात की जाए तो 61 हरमदल से मुक्ति, 62 तृतीया कर युग या 1563 जजिया कर किया समाप्त, 1564 फतेहपुर सिकरी की स्थापना की, 1571 इबादत खाना, 1575 इबादत खाना में सभी धर्मों को आने की अनुमति 3 साल के बाद दे दी, 1578। इसके बाद आता है दोस्तों दीन ए इलाही, मतलब अल्लाह सभी के लिए है, जो हम लोग बोलते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर सभी के लिए है, सभी धर्मों के लिए इन्होंने एक नए जो धर्म की स्थापना की, उसका नाम रखा दीन ए इलाही। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में हुआ, और जस्ट 1 साल बाद इलाही संवत यानी इलाही कैलेंडर की स्थापना की। लाहौर राजधानी बनाया 1585, और मुग़लों की भाषा फारसी। ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, 4 जिसमें हमने लाल पेन से स्टार मारा है। मतलब उन्होंने दास प्रथा गुलामी को खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि गुलाम नहीं होंगे कोई भी, ये सभी हमारे सहयोगी हैं। उन्होंने दास प्रथा का अंत किया क्योंकि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले रहने वाले गुलामों को सहयोगी कहा। हरमदल से मुक्ति का मतलब होता है दोस्तों कि अकबर के जो उसके सगे संबंधी थे ना, वो उसके कान भरते रहते थे। जो सगे संबंधी प्रशासन में आते थे उन्हें हरम बोला जाता था, और उनके जो दल होते थे हरम दल, यानी कि कभी चाचा मामा काका काकी, बोला ना तुम सभी शासन में नहीं, योग्य आदमी शासन में आएगा। तीर्थ यात्रा कर जजिया कर समाप्त किया, और गुजरात विजय के बाद उन्होंने एक शहर की स्थापना की फतेहपुर सिकरी 1571 में। वहीं बुलंद दरवाज़ा, अकबर का महल, तानसेन का महल, जीजाबाई का महल और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, इतने सारे चीज़ें फतेहपुर सिकरी में आपको देखने को मिल जाएगी। हम तो गए हुए हैं, आप भी ज़रूर जाएं। इबादत खाने की स्थापना और सभी धर्मों को उसमें आने की अनुमति 75-78। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 82। चलिए दोस्तों, इतने सभी कामों के बाद अब हम पढ़ेंगे अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम अकबर के दरबार के 9 रत्न के बारे में जानते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे दरबारी थे जो कि बहुत ही महत्व रखते थे, जैसे कि अब्दुल सम्मद, हमने लिखा नहीं है। बीरबल एक प्रसिद्ध कवि था और यह कविताएं और अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। महेश दास, राजा बीरबल, अकबर ने राजा बीरबल कहा बीरबल को। बीरबल का महल भी फतेहपुर सिकरी में है। टोडरमल वित्त मंत्री था, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है दहसाल बंदोबस्त पद्धति। यह एक सुधार था कर सुधार में, बंदोबस्त पद्धति। इसकी शुरुआत वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। दहसाल बंदोबस्त पद्धति की शुरुआत अकबर के समय में टोडरमल ने की। मान सिंह अकबर के युद्ध में काम करता था, वहाँ का सेनापति था, सेना का देखरेख करता था। तानसेन संगी
तज्ञ था या संगीत करता था। माना जाता है कि तानसेन ने जब राग भैरवे गाया था तो बारिश होने लगता था, खिड़कियां करकराने लगती थी। आप इसमें याद रखिएगा 2 पॉइंट सर कभी कभी बीरबल का अन्य नाम पूछ देता है, यह क्वेश्चन है, और तानसेन का, यह दोनों क्वेश्चन है। रामतनु पांडे और महेश दास, ये 2 पॉइंट पूछ देता है। टोडरमल वित्त मंत्री था, यह भी स्टार पॉइंट मार देना, यह भी एक क्वेश्चन है, यह भी एक क्वेश्चन है। अभी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुल्ला दो प्याजा के बारे में, हकीम हुमायूं के बारे में उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फैजी कभी कभी पूछ देता है कि अकबर के नवरत्नों में कौन अकबर का बड़ा भाई था, या पूछ देता है कि कौन अकबर का बड़ा भाई था। तो वो फैजी भी बहुत बड़ा विद्वान था। इन्होंने गणित पे एक टीका लिखा है, गणित पे पुस्तक लिखी है। बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था, उसका पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। और बाबर के समय हमने पढ़ाया कि बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था, कौन, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी अपनी आत्मकथा, जिसको अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया। अनुवाद किया किसने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। और अबुल फजल ने अकबर के आत्मकथा अकबरनामा लिखा है, अकबरनामा। पूछा जाता है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो खास करके ब्लू पेन और रेड पेन से आपके सामने है। अकबरनामा एक ग्रंथ है। और अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म, जो अकबर ने सभी धर्म में सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्थापित किया था, वह अकबरनामा से संबंधित। और दीन ए इलाही भी लिख दो, इलाही का पुजारी भी था या पुरोहित कह दो, कौन, अबुल फजल। इसके बाद दोस्तों हमें पूछा जाता है, चलिए इसे मिटाते हैं, हम कुछ और नाम लिखते हैं, आप इसे क्वेश्चन समझना। एक नाम है अब्दुल सम्मद। यह दोस्तों अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था। अब आएंगे अकबर के द्वारा बनाए गए प्रमुख स्थापत्य कला। अकबर का महल, अकबर का मकबरा आगरा में है, सिकंदरा आगरा में है। इसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, अकबर के द्वारा बनाए गए प्रमुख स्थापत्य कला। चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। चलिए अब हम आपको आते हैं आगरा, फतेहपुर और सिकरी, यानी कि हम आपको बता रहे हैं अकबर के द्वारा बनाए गए प्रमुख स्थापत्य कला। अकबर के द्वारा बनाए गए, आप भवन लिख दो, आप महल लिख दो, आप दरगाह लिख दो। हम 3 जगह अकबर ने बहुत ही ज़्यादा काम किया। अकबर ने 3 जगह, उसके शासन के क्षेत्र थे दोस्तों आगरा, उसके शासन का क्षेत्र था फतेहपुर सीकरी, और उसके शासन का क्षेत्र था आगरा में ही एक जगह था सिकंदरा। तो अकबर ने जहांगीरी महल और आगरा, ये यार जहांगीरी महल, आगरा महल, आगरा का किला मत लिखना, वो औरंगजेब बनाया है। जहांगीरी महल, आगरा महल, आगरा का किला भी इसी को बोलते हैं, आगरा महल को। आगरा का लाल किला नहीं, हमने आगरा का किला बोला, आगरा का किला। एक आगरा का लाल किला है जो औरंगजेब ने बनाया है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया है। आगरा महल, जहांगीर महल और अकबरी महल, हमने अकबर महल नहीं बोला है, अकबरी महल। फतेहपुर सीकरी को 1571 में बनाने के बाद दोस्तों अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक दरवाज़ा बनाया जो विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, नाम रखा बुलंद दरवाज़ा। और यहीं पे एक दरगाह बनाई दोस्तों, चूँकि वह शेख सलीम चिश्ती से बहुत प्रभावित थे। और आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे जहांगीर यानी सलीम के बारे में, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। और इसी में दोस्तों अभी हम सिकंदराबाद में पढ़ाते हैं। फतेहपुर सीकरी में ही दोस्तों अब इसके बाद क्या क्या है, जोधा अकबर का महल, अकबरी नहीं, अकबर का महल, दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, इसी में है दोस्तों, सब एक ही जगह पे है। हम आपको अगर मेरे पास इसका वीडियो या ऑडियो ये फ़ोटो होगा जो हम गए हुए हैं तो इसका शायद होगा, आपको प्रोवाइड करवाएंगे इसी वीडियो में। दीवाने आम, शीश महल, जोधाबाई का महल,
और कुछ था क्या, तानसेन का किला, तानसेन महल, बीरबल के लिए भी उन्होंने बनाया था, बीरबल का महल। और एक दरवाज़ा था फतेहपुर सीकरी में, वो जो था क्या क्या था। इसके बाद आपको एक महारानी, रानी कौन रानी थी यार इसका, हाँ अब मरियम महल। ये सभी चीज़ें उन्होंने बनाया, किसने, अकबर ने। इसे आप लिखो, इसके बाद हम सिकंदरा की बात करेंगे। फतेहपुर सीकरी में इतने सारे चीज़ें हैं एक ही जगह पे। अगर हम नक्शे की बात करें दोस्तों, हम फतेहपुर सीकरी के नक्शे की बात करें, आप इसे लिख लो, हम पॉज करके उतार लेना, हम आपको नक्शे में दिखाते हैं कि फतेहपुर सीकरी कैसा था। दोस्तों आगरा से 16 किलोमीटर दूर अगर आप जाओगे, मुख्य शहर आगरा से अगर आप इस साइड भरतपुर, यहाँ भरतपुर राजस्थान है, और यहाँ से 10 किलोमीटर पहले एक शहर है, उसका नाम है भरतपुर राजस्थान। यहीं से दोस्तों राजस्थान का गेट बोलते हैं भरतपुर को, क्योंकि यूपी के बाद भरतपुर ही शुरू होता है और यहीं से आपको मेवाड़ जाने का रास्ता मिलता है। यह मुख्य आगरा है, और आगरा से इस साइड पूरब की और यहाँ सिकंदरा है। और आगरा से जब 15 किलोमीटर आप अप जाओगे तो फतेहपुर सीकरी है। इस तरह है दोस्तों फतेहपुर सीकरी नक्शा है। ठीक है दोस्तों, जब आप इंटर करोगे तो एक रास्ता ऐसे जाएगा, एक रास्ता ऐसे जाएगा। तो दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ एक मुख्य रास्ता ऐसे है। तो दोस्तों जब आप इस साइड जाओगे तो यहाँ आपको 3 चीज़ें मिलेगी, तानसेन, मरियम और बीरबल का महल। जब मुख्य पे जाओगे तो मुख्य में यहाँ पे दोस्तों अकबर का महल, लाइट तो नहीं पड़ रहा है ना, इस पे पड़ ही रहा है यार, थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। यहाँ पे है दोस्तों अकबर का महल, और इस साइड से दोस्तों जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, सलीम चिश्ती दरगाह। और दोस्तों यह इस साइड से रास्ता है, इधर से जाओगे तो रास्ता दरगाह का ऐसे है, लेकिन दोस्तों बुलंद दरवाज़ा यहाँ बना गया है। इसी दरगाह पे एक गेट बनाया गया है लाल पत्थरों से, और इनका नाम रखा गया है बुलंद दरवाज़ा। इसी दरगाह का भाग है, हम वहाँ गए हुए हैं इसीलिए आपको नक्शा बना पा रहे हैं। अकबर के महल के जस्ट मतलब आप फिर यहाँ से निकलोगे, इधर जाओगे अकबर का महल, और इधर जाओगे आपको मिल जाएगा दोस्तों जोधाबाई का महल। और इस साइड से फिर जाओगे तो कोई खाली मैदान है, यहाँ अस्तबल है जहाँ घोड़ों को रखा जाता था, अस्तबल है, यहाँ हाथियों को रखा जाता था, बीच में सैनिक रहते थे। जोधाबाई के महल के बीचों बीच दोस्तों यहाँ पे आपको शीश महल है, और शीश महल के चारों कोने पर दीवाने आम, दीवाने खास कुछ कुछ बना हुआ है। इस टाइप से दोस्तों फतेहपुर सीकरी का नक्शा है जो हम आपके सामने रखे हुए हैं। बहुत आसान है, आप एक बार हम इसको फ़ोटो से भी दिखा देंगे। चलिए दोस्तों अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लिखा गया है। मनसबदारी प्रथा गुजरात विजय के बाद 1571 में अकबर ने शुरू किया, और उन्होंने दिल्ली का शाही टकसाल यानी मोहर चलाया। 1577 101 तोला सोने के सिक्के को संसब बोला, सोने के सिक्के। अकबर के समय सबसे भारी सिक्का संसब कहलाता था, जो 101 तोला सोने का सिक्का कहलाता था, और 10 रुपये मूल्य के बराबर, अकबर के समय 10 रुपया मूल्य के बराबर एक सिक्का चलाया, जिसे हमने बोला इलाही सिक्का। जलाली को, वह चांदी के सिक्के को जलाली बोलते थे। और शेर शाह सूरी याद कीजिएगा, उन्होंने तांबे के सिक्के को दाम बोला था। अकबर ने भी तांबे के सिक्के को दाम बोला, यह इम्पोर्टेंट है। लगभग दोस्तों सभी पॉइंट हम आपके सामने रख दिए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपके सामने हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम अब अकबर के बाद, रेड पेन दीजिए भाई, अकबर के बाद हम दोस्तों अकबर का जो बेटा था सलीम, जिसको हमने जहांगीर बोला, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जहांगीर के काल में हम पढ़ेंगे चित्रकारी।
इसके बाद शाहजहाँ है, औरंगजेब है, मुगल वंश यहीं पर समाप्त होगा। फिर छोटे छोटे राजवंश हैं, छोटे छोटे मुगल सम्राट हुए। फिर आता है आधुनिक भारत, जहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ और अंग्रेजों ने करीब 200 सालों तक भारत पे शासन किया। हम इसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट तो जो अभी बोर्ड पे है, जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ स्टार लगा दिया है। पढ़ा तो सभी दिए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट सभी नहीं है। जहाँ थे हम वहाँ स्टार लगा दिए हैं। केवल उन्हीं पॉइंट को याद कीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा सभी पॉइंट को। क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।